हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज जो है हम मैथमेटिकल एनालिसिस में एबल्स थ्योरम करेंगे। एबल्स थ्योरम की फर्स्ट फॉर्म, टू फॉर्म है इसमें एबल्स थ्योरम की, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। आज जो है हम फर्स्ट फॉर्म करेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या दे रखी है हमें। If a power series summation n from 0 to infinity a n x की पावर n, हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इनफाइनाइट सीरीज जब इस फॉर्म की होती है तो उसे हम पावर सीरीज बोलते हैं। Converges at the end point r of the interval of convergence minus r से r ओपन इंटरवल, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि r जो है हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बन जाता था और जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या बनता था, माइनस r से r। कब बनता था मालूम है, जब मॉड x r से कम हो। मॉड x जब r से कम हो तो कन्वर्जेंट, जब मॉड x r से ग्रेटर हो तो डाइवर्जेंट। तो वो जो r है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बन जाता था और माइनस r से r का जो इंटरवल है वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बन जाता था। तो ये सारी चीज तो हमें क्या मिल गई, गिवन, क्योंकि उन्होंने लिखा है ना इफ अ पावर सीरीज कन्वर्जेस एट द। अब यहां पर स्पेशल उन्होंने किस पर फोकस किया है कि वो सीरीज उसी आर जो एंड पॉइंट है ना इस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में, ये देखो ये है इंटरवल, इस पर फोकस करो। इस इंटरवल का जो एंड पॉइंट है आर, इस आर पर हमें क्या दे रखा है, कन्वर्जेंट। ठीक है, ये पावर सीरीज इस आर के ऊपर क्या करती है, कन्वर्ज करती है। इस आर पॉइंट पर क्या करती है, कन्वर्ज। देन इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन द इंटरवल। तो हमें ये दिखाना है कि फिर ये जो पावर सीरीज है, इट यानी कि ये पावर सीरीज, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाए। मतलब कन्वर्ज तो करे पर कैसे, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब जो इंटरवल हमें दे रखा है उस पूरे इंटरवल पर क्या हो जाए, कन्वर्जेंट इन द इंटरवल दिस। मतलब आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है भाई, जिस पॉइंट पर दिया था वो पॉइंट हमें मिल जाएगा और शुरुआत कहां से हो गई, 0 से। यानी कि ये इंटरवल पर वो चाहता है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाए। कन्वर्जेंट तो दिखाना है बट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। यानी कि इस पूरे इंटरवल में कहीं से भी आप एक्स लो, पूरे इंटरवल के लिए हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना है। तो ये थी हमारी स्टेटमेंट कि अगर कोई पावर सीरीज इस इंटरवल के एंड पॉइंट पर कन्वर्जेंट हो तो इसी एंड पॉइंट को लेकर 0 से r पर एक क्लोज्ड इंटरवल बनाया, इस पर हमें क्या दिखाना है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब इस थ्योरम को करने से पहले मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगी कि जो हमारा कॉची क्राइटेरिया होता है, वो कॉची क्राइटेरिया यानी कि कॉची जनरल प्रिंसिपल, वो आपका यहाँ पर अप्लाई होगा। तो आपको वो पता होना चाहिए, वैसे वो मालूम भी होगा, ग्रेजुएशन में भी आता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं दिखा देती हूँ कि हमारा कॉची जनरल प्रिंसिपल सीक्वेंस पर क्या होता है और सीरीज पर क्या होता है। कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑन सीक्वेंस। अभी मैं पहले आपको किस पर बता रही हूँ, सीक्वेंस पर। कॉची जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, अगर एक सीक्वेंस, जैसे यहाँ सीक्वेंस क्या है an, अगर वो क्या है, कन्वर्जेंट, इफ एंड ओनली इफ, मतलब हमें यहाँ पर सीक्वेंस क्या दे रखी है, कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट है तो इफ एंड ओनली फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N सच दैट। अब ध्यान देना, इफ एंड ओनली इफ का केस है, मतलब ये मिलेगा तो ये रिजल्ट होगा और अगर ये मिलेगा तो ये रिजल्ट होगा। ठीक है, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इफ एंड ओनली इफ है। अब हमने मान लिया कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो हमें क्या मिलेगा, एक एप्सिलॉन, उसके लिए एक n एग्जिस्ट किया। तो मेन चीज जो है इस पर फोकस करो। an से क्या बना, an प्लस p, इसी में से ये क्या माइनस कर दिया, an। इसका मोड लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन। पीछे क्या लिखा है, फॉर ऑल, ये क्योंकि उसने कहा था ना एक n एग्जिस्ट करेगा, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड फॉर ऑल, यहाँ पर p का भी रोल है तो p क्या है, 1 या 1 से ग्रेटर। लेकिन ये मैंने आपको क्या बताया है, सीक्वेंस का बताया है। ठीक है, वैसे हमारी जो एबल्स थ्योरम है उसमें हमारा जो है सीरीज का यूज होगा। तो आपको मैंने सीक्वेंस का पहले ये दिखाया ताकि आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। जब कोई सीक्वेंस हो तो उस सीक्वेंस में मतलब हमने क्या करा, उस टर्म में p ऐड किया, माइनस में an, फिर उसका डिफरेंस, फिर वो एप्सिलॉन से कम, और ये चीज। अब मैं आपको दिखाती हूँ सीरीज का। जब सीरीज की बात आती है, जैसे कि अब उन्होंने हमें क्या बोला, सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब an तो वही है,
लेकिन इस an को लेकर एक क्या बन गई, सीरीज बन गई। अब अगर सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, तो इफ एंड ओनली फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n। अब आपको याद होगा जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में हम उसको एक सीक्वेंस देते हैं पार्शियल सम की, Sn, मतलब ये an से लेकर तो एक सीरीज है। सीरीज मतलब यानी कि ये हो गया a1, a2, a3, a4 प्लस में a5 प्लस अप टू सो ऑन। कहते हैं कि इसके अंदर से आपको एक सीक्वेंस देंगे। सीक्वेंस किस चीज की देंगे, इसके पार्शियल सम की। कुछ सम हमने पिक कर लिया, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, Sn कौन होगा, Sn है हमारा a1 से लेकर an तक का सम। कहते हैं कि ये एक इकट्ठा, इसको एक सीक्वेंस नाम दे दिया, Sn नाम दे दिया, ठीक है। तो पार्शियल सम ले लेते हैं। तो क्या कहता है कोशी जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंस ऑन सीरीज पर, कि अगर आपको ये सीरीज कन्वर्जेंट मिलती है तो वही सेम एप्सिलॉन मिला, आपने एक n एग्जिस्ट करवाया। अब ध्यान से देखो, जब ऊपर हमारा सीक्वेंस पर था तो सीक्वेंस ने क्या कहा था, जो सीक्वेंस होगी उसमें एक p ऐड कर, तो माइनस में वही सीक्वेंस लेस। तो अब इस टाइम पर सीरीज के लिए सीक्वेंस का रोल कौन प्ले कर रहा है, सीरीज के लिए Sn। समझ गए, इस सीरीज की हमने क्या करी, पार्शियल सम की एक सीक्वेंस बना ली। अब ये Sn एक सीक्वेंस की तरह रोल प्ले कर रही है। तो कॉची जनरल प्रिंसिपल सीक्वेंस पर कैसे लगता है, Sn, ये तो हो गया हमारी सीक्वेंस है ना। इसमें क्या करा हमने, p क्या कर दिया ऐड, माइनस में Sn का मोड लेस देन एप्सिलॉन, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, फॉर ऑल p इज ग्रेटर देन। तो दोनों में आपने ध्यान देना है, जब तो वो सीक्वेंस खुद थी तो आपने an प्लस p माइनस an किया। लेकिन जब आपके पास क्या थी, सीरीज थी, तो सीरीज से पहले पार्शियल सम की सीक्वेंस बनाई। पार्शियल सम की सीक्वेंस में, अब सीक्वेंस में हमें पता है Sn प्लस p में से Sn माइनस कर दिया, उसका मोड लेस देन एप्सिलॉन, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, फॉर ऑल p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, ये जो Sn प्लस p है, ठीक है, Sn प्लस p को आप क्या लिख सकते हो, Sn प्लस p को हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3। मतलब s के नीचे जो सफिक्स है, मान लो ये s17 है, तो इसका क्या मतलब है, a1 से लेकर a17 तक का सम। अगर ये Sn प्लस p है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस अप टू an प्लस p, है ना। यहाँ बीच में an भी आएगा, an प्लस 1 भी आएगा, an प्लस 2 भी आएगा। अभी इसमें से हमने Sn को क्या करना है, लेस करना है। मतलब a1 a2 अप टू an क्या कर दिया, लेस। तो आप देख पा रहे हो, अगर ये मान लो 17 है और ये मान लो 10 है, तो ये a1 से लेकर 17 तक की काउंटिंग का सम है, और ये a1 से लेकर 10 तक का, तो 10 तक तो सारी कट जाएंगी, 11 से शुरू हो जाएंगी ना। तो सेम एज जो n तक सारी कट जाएंगी, तो कहाँ से शुरू हो जाएंगी, an प्लस 1 से an प्लस 2 an प्लस 3 अप टू an प्लस p, an प्लस 1 an प्लस 2 an प्लस 3 अप टू an प्लस p, लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, फॉर ऑल p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये देखो यहाँ पर मैंने सॉल्व भी करके दिखाया है। जैसे Sn प्लस p है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 प्लस an प्लस 3 अप टू an प्लस p। Sn क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an, और Sn प्लस p में से जब Sn लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सारी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये हमारा बच जाएगा, यानी कि an प्लस 1 an प्लस 2 अप टू an प्लस p। तो फाइनली हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे पास क्या चीज आएगी, सीरीज आएगी, तो सीरीज में हमें क्या ध्यान देना है कि Sn एक पार्शियल सम की सीक्वेंस बनेगी, और उसमें हम क्या करेंगे, Sn प्लस p में से Sn का मोड माइनस करेंगे लेस देन एप्सिलॉन, और इसको सोल्व करके जब a की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, Sn तक सारी टर्म कट गई, उसके बाद की an प्लस 1 an प्लस 2 अप टू an प्लस p का मोड लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, वो फॉर ऑल ग्रेटर देन n इज इक्वल टू n। ठीक है, तो मतलब टोटल मिलाकर ये ध्यान रखना है, ये है हमारा सीरीज के लिए कॉशी जनरल प्रिंसिपल। अब ये जो एबल्स थ्योरम की अभी मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाई है, अभी हमने इसका प्रूफ स्टार्ट नहीं किया, अभी तो जस्ट हमने कॉशी जनरल प्रिंसिपल पढ़ा है, सीक्वेंस पर भी और सीरीज पर भी। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हैं क्योंकि थ्योरम थोड़ी सी डिफरेंट है,
ठीक है, तो डिफरेंट है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, थोड़े से स्टेप्स बनाकर चलेंगे, ताकि अब एग्जाम में क्या होता है कि जब हम थ्योरम लिख रहे होते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं इसके बाद क्या करना था, इसके बाद क्या करना था। तो आपके माइंड में स्टेप्स होने चाहिए कि हमने इस थ्योरम को करने के क्या स्टेप बनाए थे। इससे क्या होगा कि आपको पूरी थ्योरम क्रैम करने की नीड नहीं होगी, उन स्टेप्स पर फोकस करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, एक स्टेप याद आया फिर वो स्टेप अपने आप कॉन्टिन्यूटी में चलता जाएगा। ठीक है, तो कुछ स्टेप लिखे हैं मैंने टोटल, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, जैसे स्टेप नंबर 1 लिखा है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, ये देखो अब ये थ्योरम यानी कि इतनी लंबी है ना, देख पा रहे हो। तो क्या है कि इन स्टेप्स को लिखने से फायदा क्या हो जाता है, जब भी आप कभी थ्योरम करते हो, कुछ लेंथी थ्योरम होती है और अगर वो आपस में पूरी कनेक्टेड ना हो, तो जितना जितना कनेक्टेड पार्ट होता है उनको स्टेप्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आप देखो इस थ्योरम को करने के लिए सबसे पहला स्टेप मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि आपको क्या करना है, एक नेम डिफाइन करना है, SN, P। स्टेप नंबर 1 क्या है, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा क्रैमिंग पोर्शन है कि आपको इस थ्योरम को करने के लिए एक SNP बनाना है। वो आपको लॉजिक पता चल जाएगा लास्ट में, मतलब बीच में पता चलेगा कि SNP को बनाया क्यों था, क्या पर्पस था, ये वहां पर ही पता चलेगा थ्योरम में। अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या है एबल्स थ्योरम को करने का, कि आपको एक SNP बनाना है। ठीक है भाई, बना लेंगे। फिर SNP बना करना आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, SN1 फाइंड आउट करना है, SN2 फाइंड आउट करना है, SN3 फाइंड आउट करना है, एंड सो ऑन। मतलब देखा जाए तो N तो क्या हो गया फिक्स, ये P की वैल्यू कह रहा है एक बार 1 पुट करो, P की वैल्यू एक बार कह रहा है 2 पुट करो, P की वैल्यू एक बार 3, 4 लाइक दैट। तो स्टेप नंबर 1 हमारा ये है कि हमें एक SNP बनाना है। अब SNP कैसे बनाना है देख लो। SNP बनाना है तो कैसे बनाना है, AN+1 R⁴n+1, यानी कि जो P है वो 1 से कहाँ जा रहा है आपका, आगे कंटिन्यूटी चल रही है, तो AN+1 R⁴n+1, AN+2 R⁴n+2, क्योंकि यहाँ P है ना, तो ये AN+1 से कहाँ तक जाएगा, AN+P तक। ये है SNP। SNP जो हमने डिफाइन किया है वो क्या है, AN+1 से AN+P तक जाना है, साथ में R को भी कंसीडर करना है। A के सफिक्स में आ रहा है N+1, R की पावर में आ रहा है, A के सफिक्स में आ रहा है N+2, R की पावर में आ रहा है, A के सफिक्स में आ रहा है N+3, R की पावर में आ रहा है, A के सफिक्स में आ रहा है N+P, R की पावर N+P। तो अब पहला स्टेप करते हैं, ध्यान देना। देखिए थ्योरम का प्रूफ यहीं से स्टार्ट है। तो फर्स्टली स्टेप नंबर 1 हम देख कर आए हैं, हमने बना रखा था कि हमें क्या करना है, हमें करना है एक सम कंसीडर करना है अपनी तरफ से, मतलब एक तरह से इस चीज का नाम रखना है कुछ। ठीक है, तो क्या है SNP। अभी मैंने आपको बताया SNP किसका नाम रखना है, N+1 से लेकर N+P तक की टर्म्स के सम का, और आपको बताया था किस तरह से AN+1 R⁴n+1, AN+2 R⁴n+2 अप टू AN+P R⁴n+P। फिर फर्स्ट स्टेप में और क्या चीज पढ़ी थी हमने कि SNP नाम तो दे दोगे पर हमें SN1 की वैल्यू भी दो, SN2 की वैल्यू भी दो, SN3 की भी दो, एंड सो ऑन। तो SN1 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, इसका मतलब ये है कि P आपको कहां तक लेना है, 1 तक। तो अब आप खुद सोचो, जब P था तो N+1 से N+P तक गए थे ना, अब जब P ही खुद 1 है तो N+1 तक ही रह गया, समझ के। तो क्या आ गया SN1 की वैल्यू AN+1 R⁴n+1। SN2 का मतलब क्या है कि हमें N+1 से शुरू करना है और खत्म कहां पर करना है, N+2 पर। जैसे ये देखो NP था ना, N+1 से शुरू करना है, N+P पे खत्म करना है, ये N+1 पे खत्म करना है, ये N+2 पर खत्म करना है, ये N+3 पर खत्म करना है। शुरू तो N+1 से ही होगा। तो SN2 की वैल्यू क्या हुई, AN+1 R⁴n+1, AN+2 R⁴n+2, SN3 की N+3 पर खत्म करना है, ठीक है ना, AN+1 R⁴n+1, AN+2 R⁴n+2, AN+3 R⁴n+3, और SN4 क्या है, AN+1 R⁴n+1, AN+2 R⁴n+2, AN+3 R⁴n+3, AN+4 R⁴n+4। समझ पा रहे हो भाई, N1 है तो N+1 पे स्टॉप करो, N2 है तो N+2 पे स्टॉप करो, N3 है तो N+3 पे स्टॉप करो, N4 है तो N+4 पर स्टॉप करो, NP है तो N+P पर स्टॉप करो। दैट इज ओवर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 अच्छे से आ गया एबल्स थ्योरम को करने का। अब हम देख कर आते हैं कि हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 कनेक्टेड था,
स्टेप नंबर 2 हमें ये कहता है कि आपने ये जो अभी अभी स्टेप नंबर 1 में वर्क किया है उसमें जो आपने ये टर्म लिखी थी ना, ये हमें इनकी वैल्यू दो। स्टेप नंबर 2 क्या चाहता है, देखो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल रखा है, an+1 r⁻n+1 क्वेश्चन मार्क, an+2 r⁻n+2 क्वेश्चन मार्क, an+3 r⁻n+3 क्वेश्चन मार्क, an+p r⁻n+p क्वेश्चन मार्क। मतलब वो चाहता है स्टेप नंबर 1 में जिसका नाम आपने SNP रखा था उसके अंदर जो आपने टर्म्स यूज करी थी मुझे उन स्पेसिफिक सबकी अलग अलग वैल्यूज दो। अच्छा वैल्यू भी दो, स्पेशली देखो क्या लिखा है स्टेप नंबर 2 ने, s की फॉर्म में देना, समझ गए, यानी कि इन्हीं की फॉर्म में देना है। दैट्स वाई हमने ये चीज बनाकर रखी थी। तो स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 1 में जो नाम रखा था जिन टर्म्स का सम का, उन टर्म्स को इंडिविजुअली आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ s। तो अब हम स्टेप नंबर 2 करके आते हैं। स्टेप नंबर 2 के लिए मैंने देखो थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्विंग करके दिखाया है, वैसे हम डायरेक्ट लिखेंगे, जस्ट आपको सॉल्विंग करके दिखाया है। आपको पता है SN1 कौन था, SN1 था, n+1 पे स्टॉप करो, है ना। अच्छा अब ध्यान दो, ये तो हो गया SN1। अब मुझे अगली टर्म क्या निकालनी है, मुझे अगली टर्म निकालनी है an+2 और r⁻n+2। ये कहाँ था, ये SN2 में था ना। तो मैंने क्या किया, एक बार चेक करके देखा कि अगर मैं SN2 में से उसका प्रीवियस सम माइनस करूं तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। SN2 कौन था, उसकी वैल्यू पुट करिए। SN2 था n+2 तक का सम। तो देख लो an+1 r⁻n+1 प्लस an+2 r⁻n+2 माइनस SN1 की वैल्यू पुट कर दी। आप देख रहे हो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, पर्टिकुलरली किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, an+2 r⁻n+2। इसका मतलब मुझे पता चल गया an+2 r⁻n+2 की वैल्यू s की फॉर्म में क्या है कि SN2 में से उसका प्रीवियस वाला सम माइनस कर दो। अब देखते हैं क्या पता यही लॉजिक बन रहा हो हर टर्म को निकालने का। जैसे कि मुझे थर्ड टर्म क्या निकालनी है ये, तो देखते हैं क्या पता ये भी यही हो, SN3 में से SN2 मतलब जो 3 वाला है 3 वाले के सम में से उसका प्रीवियस वाला सम माइनस। लेकिन एक बार चेक तो करें क्या पता ये बन भी रहा है नहीं बन रहा। SN3 माइनस SN2, SN3 का मतलब क्या है कि an+1 से an+3 तक का सम लिख दिया, माइनस SN2 का मतलब क्या है n+1 से n+2 तक का सम लिख दिया। अब ये देखो ये दो टर्म पॉजिटिव, ये दो टर्म नेगेटिव, ये मैंने ब्रैकेट खोल दी, ये वाला पॉइंट इससे कटा, ये इससे कटा, बचा कौन, ये। तो अब हम समझ ही गए हैं, इसका मतलब तो यही हो गया कि हमारी an+1 और r⁻n+1 की वैल्यू तो यही है कि सम ही एक है ना। और an+2 और r⁻n+2 का मतलब क्या है कि 2 वाले में से प्रीवियस सम क्या कर दो माइनस, और an+3 और r⁻n+3 का मतलब क्या है कि 3 वाले में से हम क्या करेंगे SN2 माइनस कर देंगे। इसी तरह से अगले वाला हमारा क्या था an+4 और r⁻n+4 चाहिए तो SN4 में से क्या माइनस कर दो, SN3 माइनस कर दो। क्लियर, समझ गए। देखिए यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, दिस गिव्स, हमने an+1 की भी वैल्यू लिख दी, an+2 की भी वैल्यू लिख दी, an+3 की भी वैल्यू लिख दी, an+4 की भी वैल्यू लिख दी, मीन्स साथ में ये भी है, और an+p की भी वैल्यू लिख दी। an+p की वैल्यू कैसे आएगी, SNP में से उसका प्रीवियस सम क्या कर दो माइनस। प्रीवियस सम माइनस का मतलब जैसे ये था ना SN4, 4 से पहले 3, तो अगर यहाँ p है तो p से पहले p-1, तो दैट इज आवर स्टार इक्वेशन। मैंने इस पूरे को स्टार इक्वेशन नाम क्यों दे दिया, आगे जाकर कहीं ना कहीं इनकी वैल्यूज पुट करनी होंगी तो हम सीधा लिख देंगे फ्रॉम द स्टार इक्वेशन दीज वैल्यूज आर दिस। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। सो हमारा स्टेप नंबर 2 इज कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 1 के अंदर जो पर्टिकुलरली टर्म्स थी ये वाली, इन सबको हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट किया इन द टर्म्स ऑफ s। नाउ सेकंड स्टेप इज कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 3 अब हमारा क्या कहता है, कहते हैं कि अपने गिवन का यूज करो और कन्वर्जेंस का रिजल्ट लगाओ और उसके अंदर r पुट कर देना सीरीज में। ध्यान से स्पेशली लिखा है उसने कि अब आपको अपने गिवन का यूज करना है, दैट मीन्स आपको कन्वर्जेंस का रिजल्ट लगाना है, ठीक है। चलो अब कन्वर्जेंस का रिजल्ट लगाना है, दैट मीन्स उसके अंदर पर्टिकुलरली r पुट करना है क्योंकि r पर कन्वर्जेंट दे रखी है। तो चलते हैं अपनी थ्योरम में। देखिए स्टेप नंबर 3 इज हेयर। स्टेप नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट किया था ना, स्टार इक्वेशन नाम दिया था, है ना। तो चलो स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि आपका जो गिवन था, आपका गिवन क्या था कि ये जो पावर सीरीज है ये कन्वर्जेंट है किस पर, एट द एंड पॉइंट r।
तो इसका मतलब तो ये है कि सीरीज में आर पुट कर देंगे तो वो कन्वर्जेंट बन जाएगी। तो थर्ड स्टेप यही तो था, आपने गिवन का यूज करो और सीरीज के अंदर आर पुट कर दो। तो मैंने भी देखो यही कर रखा है, ये सीरीज ली, जहां एक्स था एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी आर, और लिख दिया कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 दिखाती हूँ, उसमें कॉशी जनरल प्रिंसिपल लगाना है। ये देखो है ना, यूज गिवन था ना। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 में ये जो कन्वर्जेंट का रिजल्ट था, अभी मैं आपको दिखाकर आई थी स्टार्टिंग में, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो कॉशी जनरल प्रिंसिपल हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसने यही लिखा हुआ है, जो आपकी आर पुट करके जो सीरीज कन्वर्जेंट है उसके ऊपर क्या अप्लाई करो, कॉशी जनरल प्रिंसिपल। और कॉशी जनरल प्रिंसिपल आपको मालूम ही है। हाँ जी, ये थी हमारी सीरीज कन्वर्जेंट, है ना। अब इसके ऊपर क्या लगाना है हमें, कॉशी जनरल प्रिंसिपल। तो कॉशी जनरल प्रिंसिपल कैसे सिखाया था मैंने आपको, कि आपके पास जैसे कि ये था ना समीशन ए एन अगर कन्वर्जेंट था, तो आपको क्या कहा था मैंने, एस एन प्लस पी में से एस एन क्या कर देना, माइनस, और इन दोनों की माइनस क्या थी कि ए एन प्लस 1 से लेकर ए एन प्लस पी तक का सम। तो आप देख रहे हो ए एन का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए एन इंटू आर की एन। तो इसका मतलब जब इसके ऊपर कॉशी जनरल प्रिंसिपल लगेगा तो वो क्या होगा, ए एन प्लस 1 आर की पावर एन प्लस 1 से ए एन प्लस पी आर की पावर एन प्लस पी तक का सम, क्योंकि सीरीज पर लगा रहे हैं। बताया था ना मैंने, सीरीज पर ये चीज होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है भाई, अगर ये S17 में से S10 माइनस किए तो 11 से लेकर 17 तक का सम, तो इसका मतलब n प्लस 1 से लेकर n प्लस p तक का सम। और पीछे वही फॉर्मेलिटीज जो आपको पता है ये करनी होती है। फॉर्मेलिटी इन द सेंस मतलब बहुत मेन पॉइंट होता है कि मतलब साथ में हमें ये चीज लिखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मेलिटी नहीं होती है ये तो जस्ट हमने क्या किया कि भाई थ्योरम करें, हम इतना इस पर फोकस करते नहीं है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यही मेन चीज है, क्योंकि उसने क्या कहा कि ये वाली चीज वेरी ही तब करती है जब ये n या n से बड़ी होगी। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन हम जब कर रहे होते हैं ना थ्योरम, तो हम ये सोचते हैं ये लिखा, चलो ये तो लिखना ही है, पर ये बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है। इसका मतलब ये होता है कि ये n सबके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, ये n उन सब के लिए कर रहा है जब एक पर्टिकुलर नंबर से आगे के n लिए जाएंगे। और p आपका कहाँ है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब इसी को s में कन्वर्ट कर रहा है, देखो ये देखो, इसी को क्या लिख दिया, SNP। अब आप कहोगे इसको SNP क्यों लिख दिया, क्या आया था हमारा जो अभी अभी मैंने लिखा था, हमारा ये था ना an प्लस 1 आर की पावर n प्लस 1 an प्लस 2 आर की पावर n प्लस 2 अप टू an प्लस p आर की पावर n प्लस p, यही था ना, यहीं तक पहुंचे थे ना। एंड फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये तो अभी भी लिखा हुआ है। अब देखो इस चीज का नाम स्टेप नंबर 1 में क्या था, SNP ही तो था, इसको SNP लिख दिया, इसका मॉडल एस एन एप्सिलॉन हो गया। दैट इज ओवर फर्स्ट इक्वेशन। इसका मतलब ये आगे जाकर कहीं ना कहीं काम आनी है, पुट करनी है। क्लियर हो गया। सो हमारा स्टेप नंबर 4 भी क्या हो गया, कंप्लीट। स्टेप नंबर 4 क्या कह रहा था, जो स्टेप नंबर 3 में सीरीज कन्वर्जेंट थी उस सीरीज के ऊपर कॉशी जनरल प्रिंसिपल लगाओ। कॉशी जनरल प्रिंसिपल क्या था, an प्लस 1 से लेकर an प्लस p तक का सम। इसका नाम हमने शुरू में क्या रख रखा था, SNP रख रखा था। जस्ट इसका नेम डिफाइन किया हुआ था, तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी, ये आ गया। अब आगे हम स्टेप कर आते हैं क्या करना है, देख लो। स्टेप नंबर 4 में यही था ना कि ये करोगे, फिर इसका नाम SNP रखना। ये छोटे छोटे स्टेप इसलिए बना रखे हैं कि पूरी थ्योरम ऐसे याद नहीं की जाती है, ठीक है। अब थ्योरम हमें समझ तो आ रही है कि कर रहा है ये, लेकिन क्या होता है पेपर में लिखते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता कि इसके बाद क्या स्टेप था। तो आपको माइंड में क्या करना है, बस में स्टेप आपने सबसे पहले SNP बनाया, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 वो जो SNP में जो टर्म्स थी उनकी अलग अलग वैल्यू निकाली। फिर स्टेप नंबर 3 क्या था हमारा, जो गिवन दे रखा है उसका यूज करो। स्टेप नंबर 4 क्या था, जो स्टेप नंबर 3 पर कन्वर्जेंट है उसके ऊपर कॉशी जनरल प्रिंसिपल लगाओ। तो ये हमारे 4 स्टेप, इतनी थ्योरम हमें लर्न होगी, ठीक है। 4 स्टेप्स की हमारी जो थ्योरम थी वो बिल्कुल अच्छे से हमें लर्न भी हो चुकी है साथ साथ। नाउ स्टेप नंबर 5। अब ये स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, आपका स्टेप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट थी, मैं आपको स्टेटमेंट दिखाती हूँ। स्टेटमेंट ने क्या कहा था कि हमें ये प्रूव करके दिखाओ कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। किस इंटरवल में,
इस इंटरवल में। इसका मतलब तो ये है ना कि हमें जो x लेना है वो इस पूरे इंटरवल के लिए बात करते हुए लेना है। इसका मतलब ये क्या है कि मेरा जो स्टेप नंबर 5 है वो ये चाहता है कि आप ये इंटरवल पिक करके आओ, इस इंटरवल के लिए x मान लो, क्योंकि आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना। अब कन्वर्जेंट तो दिखाना है, वो तो पता ही है, कोशी जनरल प्रिंसिपल से दिखाना है, लेकिन सबसे रोल इंपॉर्टेंट प्ले कौन करेगा कि x सारे x के लिए करना है। और ये सारे x कहाँ से आए, इससे आए, तो इससे उठाओगे तभी तो इसके लिए बात करेंगे। तो स्टेप नंबर 5 यही है। देखिए स्टेप नंबर 5 क्या कहता है कि x उठाइए। x क्यों उठाया मैंने, इससे आपको रीजन बता दिया, क्योंकि हम फॉर ऑल x बात करना चाहते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए। तो हमने x ले लिया 0 से लेकर r तक, ठीक है। अब ध्यान देना, जो r है ना मैंने तीनों से डिवाइड कर दिया। अब 0/r तो आप जानते ही 0, x/r, x/r, r/r 1। तो अब ये कंडीशन हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ध्यान से, कि x/r हमारा 0 से बड़ा और इक्वल भी हो सकता है और 1 से छोटा और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये क्यों लिखना है? अब इसके लिए बहुत ध्यान से एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको भी बताऊंगी, नहीं तो आपको लगेगा कि अब ये क्रैम करें, अब ये याद करना पड़ेगा। नहीं, अब इसने क्या लिखा पहले मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। इसे क्या कहा, ये जो x/r है ना ये 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो x/r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये देखो ये 1 है। ये x/r की पावर देखो कौन है, n+1, फिर इससे छोटी क्या आएगी n+2, फिर इससे छोटी n+3, समझ रहे हो? नहीं सॉरी, ये x+r की पावर क्या है n+1, और ये हमें कहाँ तक लेकर गई है n+p तक। सॉरी, ठीक ही था वो जो मैं बोल रही थी, n+1 से लेकर n+p तक लेकर गया। लेकिन आप देख रहे हो n+1 लिया, फिर वो छोटा होता जा रहा है। अब इसका लॉजिक क्या है आपको मैं समझाती हूँ। ये x/r को देखो, ये 0 से 1 के बीच में है। ये देखिए एक लॉजिक दिया मैंने, जैसे 0.5 है 0.5 0 और 1 के बीच में होता है। 0.5 कौन होता है, 1/2 होता है। अब 1/2 की पावर 1 करो, कितना आया 1/2। 1/2 की पावर अब इंक्रीज कर दो, क्या हुआ 1/4। 1/2 की फिर इंक्रीज कर दो 1/8। 1/2 की फिर इंक्रीज कर दो 4। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जब कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लिया जाता है और पावर जब बढ़ती जाती है तो नंबर छोटे होते जाते हैं। आप देख लीजिए, ये जो 1/2 था, ये 1/2 जो था ये खुद 1 से क्या था, छोटा। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा 1/2, ये क्या था 1 से छोटा। आपको याद है ना x/r, मैं आपको साथ साथ x/r का लॉजिक दे रही हूँ। x/r 1 से क्या था, छोटा। 0 और r के बीच में था। सबसे पहले पावर क्या ली इसने 1, फिर पावर क्या ली इसने 2, फिर पावर क्या ली इसने 3, फिर छोटा होता जा रहा है, पावर क्या ली इसने 4, फिर छोटा होता जा रहा है। अब मैंने क्या ली थी n+1, n+2, n+3, n+4, चलते चलते कभी x/r की पावर क्या आ गई थी n+p। लेकिन क्योंकि ये x/r 0 और 1 के बीच में था, दैट्स वाई जितनी पावर बढ़ती जा रही है वो नंबर उतना छोटा होता जा रहा है। आपके सामने ही लॉजिक दिया, 1/2, फिर उससे छोटा 1/4, फिर उससे छोटा 1/8, फिर उससे छोटा 1/16। अब इसको लिखने में क्या है, 1/2 की पावर 1, फिर 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4। क्यों? क्योंकि वो नंबर 0 और 1 के बीच में है। नंबर 5 तो हमारा यही कंप्लीट हो गया कि आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना है, जिसके लिए दिखाना है वहां से x पिक करो, x पिक करने के बाद r से डिवाइड करो, और फिर ये जो चीज है ये आपके क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में है। तो आप कहोगे यहाँ n+1 क्यों लिया, क्योंकि हमारा रोल ही सारा n+1 से n+p के बीच में चल रहा है, तो इसीलिए n+1 लिया, फिर n+2 लिया, फिर छोटा, फिर n+3 लिया, फिर छोटा, कभी चलते चलते n+p-2 हुआ, फिर चलते चलते n+p-1 हुआ, फिर चलते चलते n+p हुआ। ठीक है, दैट इज ओवर स्टेप नंबर 5। अब थ्योरम में देखते हैं, यही हमने किया है। देखिए स्टेप नंबर 4 हमने यहीं स्टॉप किया था ना, है ना। अब स्टेप नंबर 5 में x लिया, x 0 से r के बीच में है, फिर x/r 0 से 1 के बीच में हुआ, 0 से 1 के बीच में हुआ तो पहले n+1 पावर की, फिर n+2 पावर की, फिर चलते चलते n+p-1 की, फिर चलते चलते n+p की। ठीक है, तो दैट इज ओवर स्टेप नंबर इक्वेशन नंबर 2। दैट मीन्स हमारी 4 इक्वेशन भी काम आनी है, फर्स्ट इक्वेशन भी काम आनी है, सेकेंड इक्वेशन भी काम आनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने क्या किया। अब हमने x की फॉर्मेलिटी तो कर ली,
क्योंकि x का जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमें 0 से r के हर x के लिए वर्क करना है, तो हमने x को सीधा लिया ही 0 से r के बीच में। अब ये तो हो गया अगर, तो हमने अब कन्वर्जेंट दिखा दिया। अब हमने x तो ले लिया ना, इन x के लिए है, और अब हमें कन्वर्जेंट दिखाना है। ठीक है, अब कन्वर्जेंट दिखाना है, किसको दिखाना है कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट मुझे दिखाना है समीशन an xn को। ध्यान से देखना, इसको कन्वर्जेंट दिखाना है। अब पहले जो कन्वर्जेंट था वो पर्टिकुलरली r के लिए था, तो इसके ऊपर कॉची जनरल प्रिंसिपल लगा था। अब मुझे हर x के लिए कन्वर्जेंट दिखाना है, इसीलिए मैंने वो हर x का मतलब है 0 से r का, 0 से r के हर x के लिए। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन में x को x ही लेना है, क्योंकि x का रोल तो मैंने बता दिया। अब इसका मतलब अगर मुझे इसको कन्वर्जेंट दिखाना है, बस इतना ही रह गया ना, क्योंकि 4 ऑल x तो मैंने यहाँ पर काम कर दिया कि x के ऊपर ये कंडीशन है, तो अब इसको कन्वर्जेंट दिखाना है। तो सिंपल, अगर मैं इसके ऊपर कॉची जनरल प्रिंसिपल अगर प्रूव कर दूं, यानी कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये वाली जो चीज है, देख पा रहे हो, an+1 x की पावर n+1, an+2 x की पावर n+2, an+b x की पावर n+b, अगर इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन दिखा देती हूं तो मैं क्या कहूंगी? दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। और क्योंकि आपने x कहां से कहां तक लिया था, इसका अगर यूज करती हूँ तो इसका मतलब 4 ऑल x हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 to r। तो इसका मतलब हमारा स्टेप नंबर 6 क्या है? अब इसको फाइंड करो, इसको। अब इसको फाइंड करने के ये सारे क्या है स्टेप हैं, मतलब करने का तरीका, क्योंकि आपका पर्पस आपको मालूम है कि मुझे इस चीज का मोड किसी तरह से क्या लेकर आना, लेस देन एप्सिलॉन। अब ऐसे थोड़ा है कि अपने आप यूं ही एप्सिलॉन आ जाएगा, नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन लाने के लिए इस एक्स का यूज भी करना है। अब आपको वैसे छोटी छोटी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये देखो, जब आप इसको उठाओगे, अब तुम्हें तो पता है कि x/r चाहिए, लेकिन इसमें तो कहीं पर x/r नहीं है, तो क्या करोगे x/r के लिए? भाई पहली टर्म को x की पावर n+1 है, तो r की पावर n+1 चाहिए होगी, तभी तो एक ब्रैकेट बनेगी। तो साफ सी बात है, पहली टर्म में देखो, स्टेप नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने क्या लिखा हुआ है, हर टर्म r वाली टर्म को लेगी। पहली टर्म को r की पावर n+1 की जरूरत है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दूसरी को r की पावर n+2 की जरूरत है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लास्ट वाली को r की पावर n+p की जरूरत है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो पहला स्टेप तो जब हम इसको फाइंड करने जाएंगे पहला पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, स्टेप नंबर 2, याद आया कौन था सेकंड? वो an+1 r की पावर n+1 की वैल्यू, an+2 r की पावर n+2 की वैल्यू, वो पुट करेंगे। ठीक है, पहले स्टेप वाइज चलते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्टेप नंबर 6 के पास चलते हैं। देखिए, नाउ कंसीडर इज दिस an+1 x की पावर n+1, an+2 x की पावर n+2 अप टू an+b x की पावर n+b। we know because we have to use this, क्योंकि हम 4 ऑल x की बात कर रहे हैं और ये 4 ऑल x की ही कंडीशन है, क्योंकि ये 4 ऑल x जब होगा तो ये कंडीशन हमें मिल रही थी। तो दैट मीन्स वी नीड r⁻n+1, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, r⁻n+2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, r⁻n+b मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्लियर? अब हमने क्या किया, देखिए, इसको इकट्ठा कर दिया, यू कैन सी हियर, ठीक है, एंड इनको इकट्ठा कर दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और इसको इसके साथ लिख दिया, इसको अलग कर दिया, इसको इसके साथ लिख दिया। नाउ क्लियर आउट। नाउ फ्रॉम स्टार इक्वेशन में, हाँ जी, आपके पास इसकी वैल्यू है, यस, आपके पास इसकी वैल्यू है, यस, एंड आपके पास इसकी वैल्यू है, यस। अब दिखाने की तो जरूरत नहीं है ना, स्टार में क्या थी इसकी वैल्यू थी SN1, इसकी वैल्यू क्या थी, SN2 में से SN1 लेस किया, इसकी वैल्यू क्या थी, SN+p में, SNP में से SNP-1 की। एक बार दिखा देती हूँ फिर भी, देखिए, या this value is SN1, this value is SN2 minus SN1, this value is SN3 minus SN2, this value is SN4, SN minus SN3, and this value is SNP minus SNP-1। हमने भी यही पुट किया था, ठीक है। इसकी वैल्यू SN1, इसकी वैल्यू SN2 माइनस SN1, इसकी वैल्यू SNP माइनस SNP-1। अब जस्ट क्या है, सॉल्विंग पर ही फोकस है, मैंने वही चीज यहाँ पर लिख के दिखा दिया। अब जस्ट आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई ओपन कर दो, ये एज इट इज, SN2 की इससे मल्टीप्लाई, SN1 की इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर प्लस अप टू सॉन SN+p की इससे मल्टीप्लाई, SNP-1 की इससे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई तो कर दी, अब करें क्या इसका, ठीक है,
तो हम देख कर आते हैं, स्टेप नंबर 6 चल रहा था, स्टेप 1 हो चुका है, स्टेप 2 हो चुका है, नाउ स्टेप 3। कहते हैं कि जो आपके सेकंड पार्ट के अंदर जो वैल्यू आई थी, जब आपने सारी वैल्यूज पुट करी थी, तो अब आपको क्या करना है, SN1 एक ब्रैकेट में इकट्ठा करना है, SN2 की टर्म एक ब्रैकेट में इकट्ठी करनी है, मतलब SN3 एक, मतलब कहने का मतलब है SN1 कॉमन ले लो, SN2 कॉमन ले लो, SN3 कॉमन ले लो, SN4 कॉमन ले लो, SN+P कॉमन ले लो। मीन्स मुझे अब यहाँ से SN1 कलेक्ट करना है, SN2 कलेक्ट करना है, SN3 कलेक्ट करना है। आप देख पा रहे हैं ये रहा मेरा SN1। अब यही टर्म आगे भी है SN1, ठीक है। तो इन दोनों को उन्होंने यही कहा था ना हमारे 6 के 3rd स्टेप में कि SN1 कॉमन लो, SN2 कॉमन लो। जब SN1 कॉमन लिया तो आप SN1 को एनालाइज करो, क्या है x/r की पावर n+1, और इधर से SN1 में क्या है x/r की पावर n+2 ले लिया। अब SN+2 देखो, अब आपको मैं एक छोटा सा लॉजिक बता दूं, ये देखिए SN1 था, इसका मतलब ये आगे जाकर माइनस में मिलेगा, लेकिन एक पावर बढ़ जाएगी। देखिए, तो अगर ये SN2 है तो आगे जाकर SN2 भी मिलेगा, लेकिन x/r की पावर n+ क्या हो जाएगी 3। अब वो दिख तो रहा नहीं है डैश डैश में, तो एनालाइज तो खुद ही करना है। ये देखिए, है ना। इसी तरह से अगर मैं कहूँ आगे जाकर SN3 है, तो SN3 में क्या होगा, अब 1 में देखो क्या हो रहा था, अगर 1 कॉमन लिया है, मतलब SN1 कॉमन लिया है, तो n+1 अगला n+2। अगर SN2 कॉमन लिया है तो पहली n+2 दूसरी n+3। तो अगर मैं SN3 कॉमन लूंगी तो n+3 में से n+4 लेस होगी। और अगर मैं SNP कॉमन लूंगी तो अब SNP को आगे मिलना था ना, ये देखिए SN+P को आगे मिलना, लेकिन आगे तो कोई टर्म ही नहीं है, तो दैट्स वाई SNP मेरी क्या रहेगी, सिंगल। ठीक है। अब अगर ये सिंगल रहेगी तो इससे पहले वाली दिखनी चाहिए SNP-1। अब SNP-1 ये रही, अब इससे आगे प्लस की मिलती है, क्योंकि पहले प्लस की फिर माइनस की आती है। तो SNP-1 जब हमने लिया, SNP-1 में आगे होगा ना, तो जब SNP-1 कॉमन लेंगे तो पहले क्या होता है, पहले SN+, अब देखो आपको मैं एनालाइज दिखाती हूँ, N1 था तो N+1 जो ये लिखा होता है वही N2 N+2, तो ये लिखा हुआ था क्या होगा, पहले N+P-1, फिर माइनस इसमें एक पावर ऐड कर दो, तो SNP क्लियर होगी। तो टोटल मिलाकर जो हमारा 3rd था वो यही था कि SN1 कॉमन लो, SN2 कॉमन लो, SNP-1 कॉमन लो और SNP कॉमन लो। तो हमारे स्टेप के अकॉर्डिंग ये हो चुका है, देखिए, ठीक है। अब उससे हमें क्या कहा है, मोड को क्या कर दीजिए, सेपरेट। अब आपको पता ही है मोड को सेपरेट करना है, वी नो अगर A+B का टोटल मोड और हमें मोड सेपरेट करना हो तो फिर वो लेस देन से होता है। तो सेम देखिए, मोड क्या था, टोटल था, ठीक है, इस पर अलग सेपरेट कर दिया, इस पर अलग कर दिया, इस पर अलग कर दिया, इस पर अलग कर दिया, अलग कर दिया। अब आप कहोगे इस पे क्यों नहीं मोड लगाया, भाई ये पूरी पहली टर्म थी तो इस पे लगाओ, ये पहली दूसरी टर्म थी तो इस पे लगाओ, है ना, ये दूसरी टर्म थी तो इस पे लगाओ, ये P-1 वाली टर्म थी इस पे लगाओ, लेकिन आपने तो सिर्फ SN वाले पे लगाया। अब क्यों नहीं लगाया, लॉजिक ध्यान से सुनो। आपने वो लिखा था ना, ये इसका मतलब क्या है, अगर x की पावर n+1 है एक साइड, ध्यान से सुनना, और एक साइड x की पावर x/r की पावर n+2 है, तो बड़ा कौन है, ये है ना, देख लो आपके सामने है। तो जब बड़े में से छोटा लेस होगा तो ये टर्म तो टोटल क्या है, पॉजिटिव। अब 5 लिखा हो या 5 का मोड लिखा हो एक ही बात होती है, दैट्स वाई आप देखेंगे हर ब्रैकेट पॉजिटिव है। सी है, देखो n+1 आगे n+2 बाद में है, तो दैट मीन्स दिस टर्म इज अ पॉजिटिव, दैट्स वाई हमने यह मोड अप्लाई नहीं किया, क्योंकि पॉजिटिव टर्म है। तो इसी तरह से n+2 और n+3 में से ये वाला बड़ा था तो पॉजिटिव टर्म होगी, इसका मतलब ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव होगी ये, तो दैट्स वाई हमने सिर्फ मोड किसके ऊपर अप्लाई किया है, एस वालों के ऊपर ही अप्लाई किया है। अब क्या करें, अब उसने कहा है कि आपने मोड सेपरेट कर दिया। आपने शुरू में एक इक्वेशन बनाई थी जो स्टेप नंबर 4 किया था कोशी जनरल प्रिंसिपल में, वहाँ SNP का मोड एप्सिलॉन से कम था, और ये P खाली अकेला P के लिए वर्क नहीं था, फॉर ऑल P था, मतलब जब P1 हो तो भी था, P2 हो तो भी था, P3 हो तो भी था, है ना। तो स्टेप नंबर 4 से सब जगह एप्सिलॉन पुट कर दिया, फिर जस्ट क्या करना है, सारे पार्ट कट करने हैं जो कट होता होगा, और फिर लास्ट में हमारी कुछ इस तरह से बच जाएगी और आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है।
आप देख पा रहे हो, आपको स्टेप नंबर 4 पे दिखाऊं, क्योंकि ये मुझे इसकी वैल्यू एप्सिलन पुट करनी है, इसकी एप्सिलन पुट करनी है। एप्सिलन पुट करने का मतलब लेस देन एप्सिलन, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम भी दिया था, बट ये स्टेप नंबर 4 से आई थी। एस एन पी का मोड जो है लेस देन एप्सिलन था, एंड पी फ्रॉम 1 to 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो 1 के लिए भी वर्क करे, 2 के लिए भी, 3 के लिए अप टू सो ऑन। तो देखिए मैंने यहाँ पर SN1 की जगह थी, यहाँ SN2 की जगह थी, यहाँ SNP-1 की जगह थी, SNP की जगह थी, लेकिन यहाँ लेस देन पहले कंडीशन लगाई है। सो पुट कर दिया, आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ तो ये वाला लेस देन इक्वल टू तो था जब मॉड सेपरेट किया था। अब यहाँ पर इन सब की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ, एप्सिलन पुट कर रही हूँ। स्पेशली लिखा भी है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एप्सिलन आप देख पा रहे हो सब में है। नाउ टेक इट कॉमन, कॉमन ले लिया। अब यहाँ तो इक्वल टू, ये वाली चीज तो इसके इक्वल है ना, ये लेसन तो शुरू के लिए है, उस मतलब पहले वाली टर्म के लिए। अब यहाँ देखिए एप्सिलन कॉमन ले लिया, ये टर्म लिखी, फिर माइनस में ये टर्म लिखी, फिर प्लस में ये टर्म लिखी, फिर माइनस में ये टर्म लिखी, फिर प्लस में ये टर्म लिखी, माइनस में ये टर्म लिखी, प्लस में ये टर्म लिखी। अब आप ध्यान से एनालाइज करना, ये जो पहली टर्म है इसको आगे कुछ मिल रहा है n+1, नहीं। जो n+2 है वो पहले माइनस की मिली, फिर प्लस की मिली, कट गया। अगर n+3 है तो पहले माइनस की मिलेगी, आगे जाके प्लस की मिलेगी, ये भी कट जाएगा। n+p-1 है तो पहले माइनस की आगे मिलेगी, फिर प्लस की मिलेगी, फिर ये भी माइनस की मिली, प्लस की मिली। आप देख पा रहे हो सब कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा है, ये एप्सिलन ऐसे का ऐसे, और ये वाली चीज बची x/r⁴ n+1। अब ये जो x/r⁴ n+1 है, स्टेप नंबर 2 ने क्या कहा था, स्टेप नंबर 2 ने, इक्वेशन नंबर 2 ने क्या कहा था कि x/r⁴ n+1 किससे कम है, 1 से कम है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए पुट द वैल्यू 1 बट विद द लेस देन इक्वल टू साइन। तो टोटल मिलाकर फाइनल हम कहाँ पर आ गए, लेस देन एप्सिलन पर। किसको लेस देन एप्सिलन दिखाया है, जिसको उठा के आए थे स्टेप नंबर 6 में, इसको उठाया, इसको फाइंड करने आए थे। और पर्पस हमारे सामने था कि विद द हेल्प ऑफ दिस x, बिकॉज दिस इज दिस फॉर ऑल x, विद द हेल्प ऑफ दीज x, मतलब ये जो x है पूरा हर x के लिए, विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड दिस एंड मेक इट लेस देन एप्सिलन। अब यही बनाना था ना, यही बनाते हैं, लेस देन एप्सिलन बना दिया। तो फाइनली हमने क्या कहा कि दिस कंडीशन इज लेस देन एप्सिलन, और पीछे क्या चल रहा था, ये आ गया। ये कहां से मिले थे, ये जो टोटल कंडीशन थी वो जो हमने सब कुछ पुट किया था, ये मिले थे जब हमने SNP को लेस देन एप्सिलन कहा था, तो उसके साथ ये चीजें मिली थी। फाइनली हमने ये चीज यहाँ पर प्रूव कर दी। क्या लिखेंगे, हेंस बाय Cauchy क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, दिस सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन दिस। कन्वर्जेंट तो दिखा दी Cauchy क्राइटेरिया से, और 4 और x था तो ये, तो फाइनली ये थ्योरम यहाँ पर फिनिश होती है। अब रिमार्क में क्या है कि जैसे इस थ्योरम ने ये कहा था कि अगर इस इंटरवल के r पर कन्वर्जेंट करती है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी 0 से r पर। तो वो कहते हैं कि अगर कभी थ्योरम यूं आ जाती है कि एक पावर सीरीज विद द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कन्वर्ज करती है इस वाले एंड पॉइंट पर, पहले राइट वाले एंड पॉइंट पर कर रही थी तो 0 से r लेकर गए थे, और अगर लेफ्ट वाले -r पर कर रही है तो आप क्या करोगे, यहाँ -r और यहाँ 0, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी इसके ऊपर। ठीक है, इसी तरह से अगर कभी यूं आता है कि एक पावर सीरीज कन्वर्ज करती है एट द बोथ एंड पॉइंट, -r पर भी और r पर भी, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में क्या हो जाएगा, क्योंकि जिस पर कन्वर्ज कर रही है उसको यहाँ पर क्लोज मिलेगा, उसको भी यहाँ पर क्लोज मिलेगा। तो समझ आ पा रही है कि अगर हमें यूं मिलता है कि ये इंटरवल है और अगर वो कहते हैं r पर कन्वर्ज करती है तो यूनिफॉर्मली करेगी 0 से r पर, अगर वो कहते हैं -r पर करती है तो यूनिफॉर्मली करेगी -r से 0 पर, अगर वो कहता है -r पर भी करिए r पर भी करिए तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी इस पर। तो फाइनली हमारी ये यहाँ पर फिनिश होती है। और लास्ट रिमार्क क्या है कि अगर हमें एक पावर सीरीज इस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में डाइवर्ज करती है इस एंड पॉइंट पर तो सिंपल यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी। तो ये थी हमारी एबल्स थ्योरम की फर्स्ट फॉर्म। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। बाय।